हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों वैदिक सभ्यता का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। पहले लेक्चर में दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद दूसरे लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के जीवन के बारे में जाना था, उस समय का समाज कैसा था दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता का तीसरा लेक्चर है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के नाम से। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को हम लोग समझने से पहले दोस्तों समझेंगे ये कि उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था दोस्तों, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है दोस्तों 1000 से लेके 600 बीसी तक माना जाता है दोस्तों। तो आइए उत्तर वैदिक काल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल जिसे लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल का जो समय था दोस्तों, जो कि 1000 से लेके लगभग 1500 से 1000 बीसी तक का जो समय था, उस समय तक दोस्तों लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय लोहा का आविष्कार अगर नहीं हुआ था तो उस समय का अर्थव्यवस्था या राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन बोले तो उस समय बिल्कुल अलग था। उत्तर वैदिक काल के आने के समय ही क्या हुआ दोस्तों, ये लोहे का आविष्कार हुआ 1000 बीसी में उत्तर वैदिक काल में। तो लोहे के आविष्कार होने से काफी असर पड़ा उत्तर वैदिक काल के जीवन में। आइए हम लोग बारीकी से उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लगभग 1000 बीसी के बाद लगभग लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। मतलब इसमें जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय, इसमें लोहे का जो आविष्कार हुआ इससे समाज में काफी चेंजेस देखने को मिला है दोस्तों। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो दोस्तों। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। तो लोहे के आविष्कार हो जाने के कारण दोस्तों कृषि के बहुत सारे औजार बनने लगे। कृषि के बहुत सारे औजार बनने लगे तो कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा दोस्तों। अगर कृषि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा दोस्तों तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ। लोग खाने के बाद कृषि ये अनाज को बचाने भी लगे, तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ दोस्तों। अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ तो उससे फिर राजनीतिक जीवन भी थोड़ा सा सुधार आया। राजनीतिक जीवन में सुधार कैसे आया दोस्तों, राजा को कर अधिक मिलने लगा दोस्तों। इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में भी सुधार आया और समाज काफी बेहतर हो गया। पूर्व वैदिक काल में उतना मतलब सही नहीं था समाज, अभी का समाज थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से। और धर्म में भी, धार्मिक जीवन में भी काफी सुधार आया दोस्तों इससे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो राजनीतिक जीवन में क्या सुधार आया, जन का आकार बड़ा हो गया। जन यानी कबीला, पहले लोग कबीले में रहते थे दोस्तों, कबीले को ही जन बोलते थे। अब उस जन का आकार क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया। ठीक है। और भरत और पुरु जन मिलके कुरु जनपद का निर्माण किया दोस्तों। भरत और पुरु नाम के 2 जन होते थे यानी कबीले होते थे, उनके मिलने के कारण कुरु जनपद का फिर क्या हुआ, निर्माण हुआ दोस्तों। राजा का महत्व शक्ति में वृद्धि पद वंशानुगत हो गया। राजा का भी महत्व काफी बढ़ गया शक्ति में दोस्तों। और जो राजा का जो पद हो गया दोस्तों वो अब वंशानुगत हो गया दोस्तों। वंशानुगत हो गया इसका मतलब दोस्तों कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा के अधिकार भी बढ़ने लगे दोस्तों। पहले जैसे कि पूर्व वैदिक काल में सभा एवं समिति का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता था दोस्तों, पर ये अब सभा और समिति का जो योगदान था वो खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि राजा खुद ही शक्तिशाली हो गए थे तो अपना फैसला खुद से वो ले सकते थे अच्छे तरीके से दोस्तों। रत्नीन की संख्या में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई, 17 हो गई रत्नीन की संख्या। रत्नीन की संख्या का मतलब जो उस समय अधिकारी होते थे दोस्तों उनकी संख्या में वृद्धि हो गई, 17 हो गई। पहले रत्नीन की संख्या कम थी दोस्तों। कम क्यों थी दोस्तों, क्योंकि उस समय राजा जो था उतना शक्तिशाली नहीं था, उतना अमीर नहीं था, तो इसलिए ज्यादा अधिकारी नहीं थे। तो अभी अधिकारियों की संख्या उत्तर वैदिक काल में लगभग 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब स्वेच्छा से कर कर की जगह नियमित कर दी गई। पहले जो था कर एक अपने मन से दिया जाता था जिसे बलि कहते थे, वो कोई नियमित नहीं था दोस्तों। पर अब क्या हुआ, कर व्यवस्था फिक्स हो गया, लोगों से नियमित कर लिया जाने लगा दोस्तों। सेना एवं न्याय भी अभी पूर्णतः अस्थायी नहीं था, लेकिन जो सेना था दोस्तों अभी भी वो पूरी तरह से अस्थायी नहीं था दोस्तों। तो ये था दोस्तों राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। तो इसमें हम लोगों ने देखा रत्नीन की संख्या में वृद्धि हो गई,
एक कर का निश्चित अमाउंट जो है दोस्तों वो फिक्स हो गया, जन का आकार बड़ा हो गया दोस्तों, राजा की शक्ति बढ़ गई, और सभा और समिति जैसे महत्वपूर्ण जो समिति थी उसकी क्या महत्व को हटा दिया गया दोस्तों। तो ये राजनीतिक जीवन था दोस्तों। आइए अब हम लोग सामाजिक जीवन की ओर जाते हैं। तो सामाजिक जीवन को समझते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में समाज का सबसे छोटा इकाई उस समय परिवार होता था दोस्तों। परिवार के मिलने से ग्राम बनता था, ग्राम के बनने से विश्व बनता था, विश्व के बनने से जन बनता था दोस्तों। जन को ही हम लोग कबीला कहते थे दोस्तों। तो जन का आकार काफी बड़ा हो गया था, तो इसलिए अब जनपद हो गया। वो क्या हो गया? जनपद। जब उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो जनपद का भी आकार बहुत बड़ा हो गया, तो महाजनपद का काल आएगा दोस्तों। वो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। अब जो थी वहां पर दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था थी पहले थी दोस्तों, वो ये कर्म आधारित थी। मतलब कोई भी ब्राह्मण है तो वो चाहेगा क्षत्रिय बन सकता है, जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन सकता है अपने कर्म के अकॉर्डिंग। पर अब वो खत्म हो गया दोस्तों। अब वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो गई। मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य तो वैश्य ही बनेगा, शूद्र तो शूद्र ही बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ में रखा गया, उससे थोड़ा सा नीचे क्षत्रिय, उससे थोड़ा सा नीचे वैश्य, उससे थोड़ा सा नीचे शूद्र। और शूद्र को तो ये बाकी तीनों धर्मों के सेवा करने के लिए ही बनाया गया है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि गोत्र के बारे में। तो गोत्र शब्द दोस्तों सबसे पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म में उत्तर वैदिक काल में ही देखने के लिए मिलता है। इससे पहले गोत्र शब्द का कहीं पे भी प्रयोग नहीं होता था। तो आइए दोस्तों गोत्र के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गोत्र उस समय क्या होता था? गौधन एकत्र होना। मतलब कि जो गौधन जो एकत्र करता था, जिसके पास जितना ज्यादा गौधन है उसका गोत्र उतना बड़ा है। और पहले कभी भी विवाह समान गोत्र में नहीं होता था। मतलब जिसके पास समान गाय है तो समान गाय वाले से नहीं करेगा, या तो अपने ज्यादा से करेगा या अपने से कम में करेगा। और अभी आप दोस्तों गोत्र समझ ही गए, शादी विवाह के समय में अभी गोत्र का क्या मतलब होता है। अपने समान गोत्र में ही अभी क्या दोस्तों शादी विवाह किया जाता है। और सामाजिक जीवन में एक चेंजेस और देखने के लिए मिला दोस्तों, जो कि आश्रम जो समाज था वो दोस्तों आश्रम व्यवस्था में क्या हो गया? बढ़ गया। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई सामाजिक जीवन में। आश्रम व्यवस्था क्या है दोस्तों? आइए हम लोग जानते हैं। मतलब इंसान के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया 25-25 वर्ष के अंतराल में। तो 25 वर्ष तक के समय को ब्रह्मचर्य कहा गया दोस्तों। इस समय स्टूडेंट लाइफ जीना है, इस समय क्या करना है? ज्ञान का अर्जन करना है। फिर 25 से 50 साल तक दोस्तों गृहस्थ जीवन जीना है। गृहस्थ जीवन का मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाना है, इस तरह से शादी विवाह करना है। उसके बाद जो तीसरा पड़ाव आता है दोस्तों आश्रम व्यवस्था का, उसे हम लोग वानप्रस्थ बोलते हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए हम लोग जानते हैं। वानप्रस्थ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अब जैसे कि गृहस्थ जीवन जो जी लिया है 50 साल तक, उसके बाद 50 से 75 तक वो क्या करेगा? ब्रह्मचर्य वाले को क्या करेगा? पढ़ाएगा, शिक्षा देगा। ठीक है दोस्तों, ये वानप्रस्थ जीवन था। उसके बाद 75 से 100 साल का जो एज था वो फिक्स हो गया कि इसमें दोस्तों पूरी तरह से परिवार वगैरह से अलग होना, एक संन्यास जीवन जीना है। और इसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। मतलब पूरा धर्म में भगवान की पूरा आराधना करना, ये सब था संन्यास जीवन में। और ये चारों में से जो सबसे श्रेष्ठ था गृहस्थ को माना गया। गृहस्थ को क्यों माना गया दोस्तों? क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हुए लोग धर्म के जरिए से, मतलब धर्म के जरिए से भक्ति कर्ज को भी चुका सकते हैं, और वंश और परिवार को आगे बढ़ा के पितृ कर्ज को भी चुका सकते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया इन चारों में। पर अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो स्त्री की स्थिति में काफी गिरावट आई है सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल के। तो स्त्री की स्थिति में काफी गिरावट आई। पहले जो थी समिति और विदत जैसी जो सभा होती थी उसमें स्त्री को भाग लेने के लिए दिया जाता था दोस्तों। अब उसमें भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। अब पर्दा प्रथा आदि का शुरुआत हो गया दोस्तों। अब स्त्री लोग को उतना मतलब फ्रीडम नहीं मिल रहा था। पर्दा प्रथा की शुरुआत होगी, मतलब वो घर में ही रहेगी, अपना घर के ही काम करेगी। पर भी फिर भी अगर दोस्तों देखें हम लोग, तो मैत्री, गार्गी और कात्यायनी जैसे जो कुछ महान जो स्त्री थी, जिसे विदुषी हम लोग कहते हैं, विदुषी यानी कि विद्वान, ये सब नाम उभर के आता है। मैत्री, गार्गी और कात्यायनी, ये सब उत्तर वैदिक काल के कुछ महान स्त्रियां थी दोस्तों। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये मैत्री, गार्गी और कात्यायनी को ही जो विद्वान जो महिलाएं थी वो पूर्व वैदिक काल में हमने लिख दिया था दोस्तों। तो वहां पे वो गलत है। वहां पे क्या होगा दोस्तों? अपाला, घोषा और लोचा मुद्रा उस समय
तीन नाम जो पूर्व वैदिक काल की जो तीन महान स्त्रियां का नाम है दोस्तों, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा होगा दोस्तों। क्या होगा? अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। आप लोग वहां पे सही कर लीजिएगा दोस्तों। और इस समय में समाज में मतलब मनोरंजन के लिए क्या क्या था? लोग घुड़सवारी करते थे, भोजन भी उसी तरह शाकाहारी मांसाहारी था दोस्तों। दास प्रथा की थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो रहा था। और विवाह के बारे में अगर जाने दोस्तों तो यहाँ पे विवाह तो ऐसे 8 प्रकार का था, लेकिन उनमें से जो सबसे 2 प्रकार का था वो देखिए दोस्तों, एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। तो अनुलोम विवाह क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी उच्च कुल का पुरुष अगर निम्न कुल के महिला से अगर शादी करता है तो उसे हम लोग अनुलोम विवाह कहेंगे, और इसमें जो संतान की प्राप्ति होगी वो उच्च कुल की होगी। प्रतिलोम विवाह क्या किसे कहेंगे दोस्तों? अगर स्त्री का कुल अगर उच्च होता है और पुरुष का कुल अगर निम्न होता है तो इसे हम लोग प्रतिलोम विवाह कहेंगे, और इसमें जो संतान की जो उत्पत्ति होगी वो जो होगी दोस्तों वो निम्न जाति की होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल के, इसको हम लोगों ने समझा। तो सामाजिक जीवन में क्या क्या देखे दोस्तों हम लोग? सामाजिक जीवन में जो सबसे मेन चीज है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना है, जो कि वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई थी। जन्म आधारित का मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। और कुछ आश्रम व्यवस्था को जाने दोस्तों, जो समाज ये लोगों के जीवन को 4 भागों में बांट दिया, इस तरह से जीना है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और संन्यास 100 वर्ष तक मतलब भगवान की आराधना वगैरह करना है। इसमें गृहस्थ जीवन को भी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और हम लोग देखें तो दोस्तों स्त्री की जो स्थिति है वो काफी खराब हो गई थी इस समय में, क्योंकि पर्दा प्रथा जैसे चीजों का शुरुआत हो गया था दोस्तों। और समिति और विदत जैसे सभा में भी पहले स्त्री को भाग लेने दिया जाता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है दोस्तों। इस समय के सामाजिक जीवन के बारे में देखें तो कुछ पॉइंट और भी है दोस्तों। एक ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ का एक बात किया जाता है दोस्तों, जिसमें स्त्री की स्थिति को बताई गई है। पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है दोस्तों। और एक मैत्रेय संहिता है, क्या है? मैत्रेय संहिता है, जिसमें स्त्री को शराब और जुआ के समान बताया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक जीवन में स्त्री की क्या भूमिका है इसके आधार पर। अब आइए दोस्तों हम लोग आर्थिक जीवन में जाते हैं। तो आर्थिक जीवन में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहले पूर्व वैदिक काल में जो था दोस्तों, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पशुपालन जो था वो आपका सबसे मेन व्यवसाय था। लेकिन अब लोहे का आविष्कार हो जाने के कारण जो प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। तो कृषि क्यों हो गया दोस्तों? तरह तरह के औजार बनने लगे, हल वगैरह, तो कृषि और भी ज्यादा मात्रा में होने लगा, इसलिए प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गया। काठक संहिता में दोस्तों एक काठक संहिता जिसमें 24 बैलों वाले हल का वर्णन किया गया है। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या है दोस्तों आर्थिक जीवन का? पशुपालन है। मतलब पहले नंबर पे अब कृषि आ गया, दूसरे पे क्या? पशुपालन। अब पूर्व वैदिक काल में क्या था दोस्तों? पहले नंबर पे पशुपालन था, क्योंकि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो औजार वगैरह नहीं था, इसलिए कृषि करना संभव उतना नहीं हो पाता था। अब देखिए दोस्तों, पहले तो अभी जो कृषि जो अभी हो रहा वो काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा था उत्तर वैदिक काल में, तो लोग खाने के साथ साथ बचाने भी लग रहे थे। तो अगर वो बचाएंगे तो निश्चित रूप से उसे बेचेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। जो खा पी के जो कृषि का जो अनाज बच जाता था उसे हम लोग अधिशेष बोलते हैं। क्या दोस्तों? अधिशेष बोलते हैं। उस अधिशेष से उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ दोस्तों। उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। जैसे उद्योग में क्या, जैसे छोटे मोटे उद्योग, जैसे रथ बनाने वाला कोई उद्योग हो गया, क्योंकि लोहे वगैरह का आविष्कार हो गया था दोस्तों, इस तरह का। और पहले आर्थिक जीवन जो पहले का समय का था दोस्तों, उसमें क्या था कि विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला पर सिक्के का नहीं, सिक्के का प्रचलन नहीं था। पहले के समय में एक सीमा के अंदर में व्यापार किया जाता था दोस्तों, पर लेकिन अब वैसा नहीं है। अब क्या हो गया? विदेशी व्यापार होने लगा, मतलब अपने क्षेत्र से बाहर भी लोग क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, क्योंकि रथ वगैरह का आविष्कार हो गया दोस्तों, लोहे के आविष्कार हो जाने के कारण, इसलिए अपने सीमा के बाहर भी अब क्या होने लगे? व्यापार करने लगे। पर सिक्के का प्रचलन अभी भी नहीं था दोस्तों। अभी भी ये क्या वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग करते थे, मतलब
एक सामान देते थे तो दूसरे सामान लेते थे, ऐसी स्थिति थी। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। तो इस काल में दोस्तों आर्थिक जीवन में आर्थिक प्रगति काफी हुई, क्योंकि लोहे के आविष्कार हो जाने के कारण तरह तरह की चीजों का निर्माण हुआ, इसलिए नगरीकरण प्रारंभ हो गया दोस्तों इस काल में। दोस्तों आइए वैदिक काल के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका प्राचीन नाम क्या है और उसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों। वितस्ता नदी का जो दोस्तों अभी आधुनिक नाम क्या है, झेलम है। वितस्ता को अभी झेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, झेलम। परुष्णी नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, अभी रावी कहते हैं। उसी प्रकार सतुद्री को क्या कहते हैं, सतलज कहते हैं। अस्किनी को क्या कहते हैं, चिनाब कहते हैं। सदा नीरा यानी कि सदा बहने वाली नदी को क्या कहते हैं, गंडक कहते हैं। कुभा को क्या कहते हैं दोस्तों, काबुल कहते हैं। बिपाशा को ब्यास कहते हैं। सरस्वती को घग्गर कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नदियों का प्राचीन नाम है और कुछ नदियों का उसी का आधुनिक नाम है दोस्तों। तो एक बार और देख ले, वितस्ता को क्या कहते हैं, झेलम। परुष्णी को क्या कहते हैं, रावी। सतुद्री को क्या कहते हैं, सतलज। अस्किनी को क्या कहते हैं, चिनाब। सदानीरा को क्या कहते हैं, गंडक। कुबा को क्या कहते हैं, काबुल। बिपाशा को क्या कहते हैं, ब्यास। सरस्वती को क्या कहते हैं, घग्गर। तो इसे 2 से 3 बार आप अगर पढ़िएगा दोस्तों तो आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से। अब हम लोग धार्मिक जीवन की ओर जाते हैं दोस्तों। तो धार्मिक जीवन जो था दोस्तों काफी बदल गया, मतलब पहले से काफी खराब हो गया। अगर पहले बात किया जाए, पूर्व वैदिक काल के लोग काफी अच्छे होते थे, वो लोग प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति पे ज्यादा ध्यान देते थे। पर अभी का अगर धार्मिक जीवन देखा जाए उत्तर वैदिक काल का, तो वो काफी बदला हुआ है दोस्तों। यज्ञ एवं कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया, मतलब लोग अब यज्ञ वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने लगे। कर्म कांड का मतलब इसी तरह बाहरी दिखावा के लिए मतलब डींग हकवाने वाला काम थोड़ा ज्यादा करने लगे। आइए हम लोग देखते कैसे। और अभी के समय में धार्मिक जीवन में दोस्तों ब्राह्मण और क्षत्रिय में काफी संघर्ष हो गया, क्योंकि इस समय ये दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए दोस्तों। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में काफी संघर्ष होते रहता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अगर प्रमुख देवता की बात करें तो प्रजापति है दोस्तों। क्या है, प्रजापति, जिसे सृजन का देवता भी कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता है वो क्या है, प्रजापति है, जिसे सृजन का देवता भी कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल का बात करें तो इंद्र के बारे में बताया गया दोस्तों। विष्णु को पोषण एवं रक्षक का देवता कहा गया, विष्णु को पोषण एवं रक्षक का देवता कहा गया दोस्तों। रुद्र को पशुओं का देवता कहा गया, रुद्र को पशुओं का देवता कहा गया है। वरुण को जल का देवता कहा गया है। पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया है दोस्तों। और इस समय के कुछ जो यज्ञ है उसके बारे में जानते हैं। राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में 3 तरह के यज्ञ को देखने के लिए मिलता है दोस्तों। राजसू यज्ञ क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो राजसू यज्ञ क्या है, कोई भी अगर राजा बनता है तो राजा बनने से पहले जो यज्ञ होता है उसे हम लोग राजसू यज्ञ कहते हैं। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, ये राजसू यज्ञ अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है कि मैं महान हूं। वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता है दोस्तों, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ पे शांति नहीं होगा, शक्ति होगा। कोई भी राजा कितना महान है इसे दिखाने के लिए वो लोग वाजपेयी यज्ञ करते थे। और अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था दोस्तों, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है दोस्तों। तो यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता काफी बढ़ गई थी, मतलब इस समय उत्तर वैदिक काल में आते आते बलि की भी काफी शुरुआत हो गई थी। लगभग ये सब यज्ञ करने में 24,000 25,000 बैलों की बलि का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो आप सोच सकते थे धार्मिक जीवन किस तरह से बदला, यानी कि धीरे धीरे खराब होता गया। अब सामाजिक जीवन में भी देखिएगा तो स्त्री की स्थिति पहले से खराब हो गई पूर्व वैदिक काल से। अगर धार्मिक जीवन में भी बोले तो पूर्व वैदिक काल में प्रकृति की लोग पूजा करते थे, तो अभी का धार्मिक जीवन क्या हो गया, यज्ञ और बाहडंबरों में दोस्तों चला गया। और आर्थिक जीवन में लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था, तो कृषि वगैरह काफी अच्छे तरीके से होने लगी। और राजनीतिक जीवन में भी काफी बदलाव देखने को मिला है दोस्तों। और उत्तर वैदिक काल के अंत में दोस्तों उपनिषदों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो उपनिषदों में धार्मिक जीवन की काफी निंदा की गई है दोस्तों। क्यों निंदा की गई है, क्योंकि इसमें बलि प्रथा और बहुत सारे दिखावे का शुरुआत हो गया दोस्तों।
तो इन सभी कर्मकांडों से लोग परेशान होने लगे। तो इसी परेशानी के कारण दो बहुत ही प्रमुख धर्म का दोस्तों निर्माण होना प्रारंभ हुआ, जिसे बौद्ध और जैन के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रारंभ होने का कारण यही था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, क्योंकि इस समय लोग अपने चरण सेवा में मतलब यज्ञ और कर्मकांड में पूरा ध्यान देते थे। मतलब बाहरी दिखावा में लोग ज्यादा रहते थे, फालतू का बलि करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन की जो स्थिति थी, ये जैन और बौद्ध धर्म जैसे दो महान धर्मों का निर्माण का कारण बनी है दोस्तों। तो अगले लेक्चर में हम लोग दोस्तों महाजनपद के बारे में जानेंगे। महाजनपद क्या होता है? जन जैसे कि जन बड़ा होके क्या जनपद बन गया, उसी तरह जनपद बड़ा होके क्या होगा दोस्तों? महाजनपद बनेगा। तो हम लोग महाजनपद के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं।